अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मंसूब हसन और मेरे चैनल पे आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की एसएमईज़ को हम कैसे मज़बूत बना सकते हैं, कैसे उसे अपने पाँव पे वापस खड़ा कर सकते हैं। इसके अंदर अब बात करेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान कैसे दुनिया से पीछे रह गया है, पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ और उसके इंडस्ट्रियल सेक्टर के पीछे रह जाने की वजूहात क्या हैं, नाकामी की वजूहात क्या हैं, जो कोविड-19 की वजह से सूरत हाल पैदा हुई है उसने क्या चैलेंजेस पाकिस्तान के एसएमईज़ के सामने पेश किए हैं, और हम देखेंगे कि कौन से ऐसे 3 पॉइंट्स हैं जिस पर हम तवज्जो करके पाकिस्तान के एसएमईज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। और पाकिस्तान की एसएमईज़ के लिए, आपकी मदद के लिए हम कुछ रिसोर्सेज आपके साथ शेयर करेंगे जो यकीनन आपके लिए बहुत मददगार होंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि पाकिस्तान कैसे और कितना पीछे रह गया है। 2019 के हवाले से आप देखें, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स, पूरे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स तकरीबन 24 अरब डॉलर, थोड़ा सा ज़्यादा होगी, जिसके अंदर पूरे पाकिस्तान की तमाम कंपनीज़, तमाम कमर्शियल एक्सपोर्टर, तमाम मैन्युफैक्चरर्स, छोटे बड़े सब शामिल हैं। उन्होंने मिलकर 24 अरब डॉलर से कुछ ऊपर एक्सपोर्ट किया है पूरे साल में। इसके मुकाबले में अली बाबा की जो 11/11/2019 की जो एक दिन की सेल है, एक दिन की जो फ़रोख्त है, वो 38.4 अरब यूएस डॉलर से के करीब है। और सैमसंग को अगर हम देखें कि सैमसंग जो है वो एक कोरियन कंपनी है, और कोरिया वो मुल्क है जो कि एक वक्त था पाकिस्तान से पीछे था, फिर उसने अपनी मईशत को मजबूत करना शुरू किया और आज सूरत हाल ये है कि उसकी एक कंपनी सैमसंग पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है। सिर्फ सैमसंग की 2019 की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 206 अरब यूएस डॉलर से ज़्यादा हैं। तो देखिएगा, पूरे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 24 अरब डॉलर, और एक कंपनी सैमसंग, उसकी पूरे साल की एक्सपोर्ट 206 अरब डॉलर। तो हमें बहुत कुछ सोचने और देखने की ज़रूरत है। मज़ीद देखते हैं कि स्मेडा पाकिस्तान की एसएमईज़ को कैसा डिफ़ाइन करता है कि उसके मुताबिक किसी इदारे में अगर 250 मुलाजिम तक हैं, उसका कैपिटल 2.5 करोड़ तक है और उसका सालाना टर्नओवर कोई 25 करोड़ के करीब है, तो वो एसएमई में शुमार होता है पाकिस्तान में। इसके मुकाबले में हम कनाडा में अगर देखते हैं तो 499 यानी 500 के करीब, 500 से कम अगर किसी इदारे में मुलाजिम हैं, कैपिटल की कोई लिमिट डिफ़ाइन नहीं की गई, और उसका टर्नओवर 5 करोड़ कैनेडियन डॉलर के करीब है, तो वो एसएमई के अंदर शुमार होता है। पाकिस्तानी रुपए में अगर इसको कन्वर्ट करें तो 6.25 अरब रुपए बनते हैं। इसी तरह हम यूरोपियन यूनियन में देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन में अगर 250 से कम मुलाजिम है किसी इदारे में और उसका कैपिटल 4 करोड़ 30 लाख यूरो के करीब है, जिसको पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 7.5 अरब रुपए बनता है। और टर्नओवर को अगर हम देखते हैं कि वो 5 करोड़ यूरो से कम हो, जो कि पाकिस्तानी 8.7 अरब रुपए बनता है, तो आप ये देखिए कि कहाँ 25 करोड़ और कहाँ 8.25 करोड़ और कहाँ 6.25 करोड़। ये हमारी जो एसएमईज़ की क्लासिफिकेशन है यही हमें बता रही है कि हम लोग बहुत पीछे रह गए हैं। यानी पाकिस्तान की जो एसएमई है वो कनाडा की एसएमई का 4.35% है सिर्फ, और यूरोपियन यूनियन का सिर्फ 2.87% है टर्नओवर की वैल्यूएशन के अंदर। अब ये देखते हैं कि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो माजी में क्यों नाकाम हुई। हम 3 सेक्टर्स को देखते हैं, गारमेंट्स, नेटवेयर और लेदर टैनरीज़ के, उनकी नाकामी की वजूहात क्या हैं। ये हमारी मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है जो कि मैं पिछले 25-27 सालों से देखता आया हूँ। इंडस्ट्रीज़ क्यों नाकाम हुई हैं, और इसमें न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स भी शामिल हैं, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स भी शामिल हैं और पर्सनल एक्सपीरियंस भी शामिल है, जिसकी बुनियाद पे मैं आपके सामने ये एनालिसिस रख रहा हूँ, तज्ज़िया अपना रख रहा हूँ कि उनकी जो ये तमाम इंडस्ट्रीज़ हैं इनका एक आर्बिट्रेरी प्राइसिंग मॉडल होता है, यानी इनको सही एक्चुअल डेटाबेस की मदद से नहीं होता कि भाई इनकी प्राइस क्या होनी चाहिए। वो इंडस्ट्री एवरेजेस को देख रहे होते हैं, इंडस्ट्री एवरेजेस भी कहीं
पर प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, वो भी किसी एनालिसिस की बुनियाद पर नहीं है। और हम आज की हालत में भी देखते हैं कि जैसे ये राइड कंपनीज़ जो पाकिस्तान में नई नई लॉन्च हुई हैं, इनको भी मुश्किल पेश आ रही है कि क्या सही प्राइस चार्ज करें। कभी वो कुछ प्राइस चार्ज करते हैं, कभी वो कुछ प्राइस चार्ज करते हैं, तो वो भी एक प्राइस की तलाश में लगे हुए हैं। एक बड़ा दूसरा रीज़न जो है वो आपस में ही शदीद कंपटीशन है, जिसे कट थ्रोट प्राइसिंग कहते हैं, कि एक ही मुल्क से दूसरे मुल्क को जो है वो इतनी कम कीमत मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स की दी जा रही है कि दूसरी जो कंपनी है वो अपना ख़र्चा भी नहीं निकाल पाती और वो यकीनन फिर नाकाम हो जाती है। उसके बाद ओवरहेड एनालिसिस, ओवरहेड की एप्लीकेशन एक बड़ा स्पेशलाइज्ड एरिया है जो कि हमारी इंडस्ट्री में एग्जिस्ट नहीं करता। बहुत कम कंपनीज़ हैं, बहुत कम इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर ये काम हो रहा है कि जो भी इनके पास एक्सपोर्ट ऑर्डर आता है या लोकल कोई जॉब होती है, उसके ऊपर एक आर्बिट्रेरी एक रेट लगा देते हैं ओवरहेड का, जो कि नहीं पता कि उनके एक्चुअल ओवरहेड्स उससे रिकवर हो रहे हैं या रिकवर नहीं हो रहे। नतीजतन वो फिर मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। फिर एक इंडस्ट्री का एक फेलियर का एक बहुत बड़ा रीज़न जो हमने देखा कि जो सप्लाई चेन है इंडस्ट्री की वो इनकंसिस्टेंट है। यानी एक फैक्ट्री डिपेंड करती है दूसरी फैक्ट्रीज़ की आउटपुट के ऊपर, और इस तरह इस चेन में कई फैक्ट्रीज़ आती हैं जो कि मुख्तलिफ़ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। उसमें क्वालिटी का भी मसला है, टाइमली सप्लाई का भी मसला है, ह्यूमन रिसोर्स की ट्रेनिंग के भी मसाइल मौजूद हैं। ये भी बहुत बड़ा रीज़न है इंडस्ट्रीज़ के हमारी नाकाम होने का। फिर हमारी इंडस्ट्रीज़ में कुछ लोग जो हैं वो जेन्युइन, मैं तो उन्हें इंडस्ट्री जेन्युइन बिजनेसमैन, जेन्युइन इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं समझता, क्योंकि वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं, टैक्स चोरी में इन्वॉल्व हैं और दूसरे तरीके से पैसे बनाने में लगे हुए हैं। इसलिए उनकी तवज्जो साइंटिफिक बेसिस पर अपनी इंडस्ट्री को चलाने पर नहीं होती, वो दूसरे ज़राए से पैसा कमाते हैं और नतीजतन वो इंडस्ट्री उनकी बैठ जाती है। और एक और बहुत ख़तरनाक वजह जो है वो हमने देखी है कि सुपर प्रॉफिट चार्ज करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट चार्ज करने का तो बहुत कम जगहों पे कॉन्सेप्ट है। लोग जल्द से जल्द अमीर होना चाहते हैं, अपनी प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस चार्ज करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा के जल्द से जल्द अमीर हो जाना चाहते हैं, जल्दी से बहुत बड़ी गाड़ी लेनी है, जल्दी से बहुत बड़ा घर लेना है और जल्दी से बहुत सारे जो है ना वो काम करने जो दौलतमंद करते हैं। तो इस चक्कर में वो अपनी इंडस्ट्री को तबाह कर बैठते हैं। चैलेंजेस जो कि कोविड-19 ने पेश किए हैं उनको हम देखते हैं कि जिसमें इंडस्ट्रीज़ को बंद होने की वजह से ह्यूमन रिसोर्स की सप्लाई का सामना हो गया। ह्यूमन रिसोर्स जो है वो जो दूसरे शहरों से आई थी वो अपने शहरों में वापस चली गई। अब इंडस्ट्री को वापस लाने में, उस ह्यूमन रिसोर्स को वापस लाने में, इंडस्ट्री को चलाना इतना आसान नहीं है। लोगों को अपने कामों पे सेट होते होते वक्त लगता है। ये मसाइल हैं क्योंकि दुनिया भर के अंदर शिपमेंट बंद हो गई हैं, शिपिंग इंडस्ट्री काम नहीं कर रही है, एयरलाइंस काम नहीं कर रही हैं, तो मटेरियल्स के इश्यूज़ हो गए हैं, ऑफिस स्टाफ के रिमोट वर्किंग के इश्यूज़ हो गए हैं। जो इंडस्ट्रीज़, जो बिजनेसेस आईटी ओरिएंटेड नहीं थे, जिन्होंने अपने आप को टेक्नोलॉजी से अपडेट नहीं किया था, उनका ऑफिस स्टाफ घर में बैठकर भी काम नहीं कर पाया। फिर मूवमेंट कम हो जाने की वजह से, लोगों के घर में बंद हो जाने की वजह से भी डिमांड में मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स की काफ़ी कमी आई है। अप्रैल के अंदर हमने देखा कि न्यूज़पेपर्स ने रिपोर्ट किया, इंडस्ट्री ने रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान में एक भी कार नहीं बिकी है क्योंकि पूरी इंडस्ट्री रुक गई है। पाकिस्तान की मईशत काफ़ी स्लो डाउन हो गई है और कोविड जो है वो अब चैलेंज दे रहा है इंडस्ट्रीज़ को कि अब आप बेहतर क्वालिटी की प्रोडक्ट देंगे, प्राइस आप कंपटिटिव होंगे, यानी क्वालिटी कंपटिटिव और प्राइस कंपटिटिव होंगे तो आप इंडस्ट्री में, दुनिया में सरवाइव कर पाएंगे। आइए अब देखते हैं वो कौन से 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर तवज्जो करके, जिस पे फोकस करके आप इंडस्ट्री को अपनी बाहर निकाल सकते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो डिजिटलाइजेशन का है। डिजिटलाइजेशन का मतलब कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर उन्होंने ऑफिस में कंप्यूटर रख लिया, एक्सेल के ऊपर काम कर रहे हैं, लेटर जो है वो एमएस वर्ड में निकल रहा है,
या इंटरनेट और ईमेल चल रहा है तो वो डिजिटलाइजेशन हो गई। यस, ये डिजिटलाइजेशन है बहुत, लेकिन बहुत बेसिक लेवल की है। इसमें आपके सामने एक मैं केस स्टडी रखता हूँ। ये वो केस स्टडी है जो कि जिस पे हमने ख़ुद काम किया। इंडस्ट्री का नाम हम आपके सामने नहीं ले सकेंगे क्योंकि पाकिस्तान के अंदर प्राइवेसी के इश्यूज़ हैं, और हमने उनसे इस वीडियो को बनाने से पहले इजाज़त भी नहीं ली है, इसलिए ये एक अखलाक़ी तौर पे मुनासिब बात नहीं होगी कि हम इजाज़त लिए बगैर उनका नाम लें। लेकिन हम आपके सामने केस स्टडी रख रहे हैं कि एक इस इंडस्ट्री जिस पे हमने काम किया, इसका ताल्लुक़ फार्मास्यूटिकल से था। तो उसके 2-3 फैक्ट्रीज़ थी, 2-3 फैक्ट्रीज़ हैं माशाल्लाह, अभी भी मौजूद हैं, काफ़ी बेहतर काम कर रहे हैं। उनके मार्केटिंग ऑफिसेस एक अलग लोकेशन पे थे, हेड ऑफिस अलग लोकेशन पे था, इंडस्ट्रीज़ अलग लोकेशन पे थी, और वहाँ पर कुछ स्टैंड अलोन सिस्टम्स थे जो कि डेस्कटॉप बेस्ड सिस्टम्स थे, वो वहाँ पे काम हो रहा था। बहुत सारा काम एक्सेल पे हो रहा था और चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड नहीं थी। वहाँ पर हमें ERP इम्प्लीमेंटेशन का असाइनमेंट दिया गया। इनिशियल उनके जहन में ये था कि शायद ERP इम्प्लीमेंट करने से हम चीज़ें इंटीग्रेट कर लेंगे, बेहतर काम हो जाएगा। यकीनन सही सोच थी, और हमने उनके साथ बैठ के जो उनका स्कोप ऑफ वर्क था और जो हमने असेसमेंट की उसको बैठ के हमने रिकंसाइल किया और एक नया डिटेल्ड स्कोप ऑफ वर्क हमने बनाया, और फिर हमने उस पर काम शुरू किया। आपको जानकर ये बहुत हैरत होगी कि जब हमने काम शुरू किया तो उस इंडस्ट्री की जो एक्सपोर्ट थी सालाना, वो तकरीबन 500 मिलियन रुपए यानी 50 करोड़ रुपए थी। फैक्ट्री दिन रात काम कर रही थी, फुल कैपेसिटी पे काम कर रही थी, ऑर्डर्स मौजूद थे, काम हो रहा था, कोई गुंजाइश नहीं थी, ह्यूमन रिसोर्स मुकम्मल तौर पे बिज़ी थी। एक साल के बाद जब हमने उस इंडस्ट्री को, इस दौरान जो हमने इम्प्लीमेंटेशन की, काफ़ी चैलेंजेस आए, स्टाफ की तरफ से भी आए, मैनेजमेंट की तरफ से भी आए, लेकिन जो सीनियर मैनेजमेंट थी वो काफ़ी कमिटेड थी, इसलिए ये इम्प्लीमेंटेशन आसानी से हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और एक साल के बाद वहाँ पर सूरत हाल ये हुई कि वही फैक्ट्री थी, वही मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी, कोई डिफरेंस नहीं आया, वही ह्यूमन रिसोर्स थी, कोई एडिशनल एम्प्लॉयमेंट नहीं हुई, और उस इंडस्ट्री की सेल 500 मिलियन से डबल होके 1 अरब रुपए तक पहुँच गई। और ये रिज़ल्ट देख के उस कंपनी के, उस इंडस्ट्री के चेयरमैन और उनके बोर्ड बिल्कुल हैरान रह गया कि ये कैसे मुमकिन हुआ। तो हम आपको ब्रीफली बता दें कि प्रोडक्शन प्लानिंग, सेल्स प्लानिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट प्लानिंग, ये जब हमने एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज़ किया और उसको हमने सिस्टम अपने ERP के ज़रिए ऑटोमेट किया, ये ERP जो कि हमने ज़ीरो से, स्क्रैच से बनाया उनके लिए, ये उसकी मदद से मुमकिन हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त कामयाबी मिली, और वो ना सिर्फ उस इंडस्ट्री में चल रहा है, उस बल्कि अब उस पूरे ग्रुप के अंदर हमारा दिया हुआ सिस्टम वहाँ पर इम्प्लीमेंट हो चुका है और बहुत कामयाबी के साथ वहाँ पे काम हो रहा है। और दूसरा पॉइंट जो इस पे आपने काम करना है वो है प्राइसिंग पॉलिसी, जिस पे और ओवरहेड एनालिसिस, उस पे काम करना है, क्योंकि या तो आपके पास सिंगल प्रोडक्ट होगी या मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगी, कुछ रेगुलर प्रोडक्ट्स होंगी, कुछ हो सकता है सीजनल प्रोडक्ट्स हों, कुछ मेन प्रोडक्ट्स होंगी, कुछ बाय प्रोडक्ट्स होंगी। इनके अंदर कॉस्ट एलोकेशन कैसे की जाए, कॉस्ट की रिकॉर्डिंग कैसे की जाए, कॉस्ट एलोकेट करके उसके ऊपर प्राइसिंग कैसे की जाए, क्या प्राइस मार्जिन होना चाहिए, लोकल मार्केट के लिए कैसे प्राइसिंग करनी है, इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए कैसे प्राइसिंग करनी है, इसके ऊपर आपने तवज्जो करनी है। और एथिकल बिज़नेस, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एथिकल बिज़नेस प्रैक्टिसेस पर आपने फोकस करना है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी कहा जाता है, लेकिन मैं इसको कहता हूँ कि ऑनेस्टी शुड बी दी पॉलिसी, ऑनेस्टी शुड नॉट बी दी बेस्ट पॉलिसी। यानी ईमानदारी ही आपकी पॉलिसी होनी चाहिए, ईमानदारी से ही काम करना चाहिए। जो आपके लोग हैं, जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, उनको आप उनका ड्यू राइट, उनका ड्यू शेयर दीजिए, जिसके अंदर आपका कस्टमर आपका सबसे पहले आता है, उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको पूरा कीजिए, जो आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं उनको पूरा करने की कोशिश कीजिए थोड़ा उससे ज़्यादा कर दें, गिव समथिंग एक्स्ट्रा, इस पर काम कीजिए। अपने वेंडर्स की जो जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा कीजिए, उनको टाइम से पैसे दीजिए, क्योंकि उन्होंने भी अपनी इंडस्ट्री को, अपने बिज़नेस को चलाना होता है, अपने स्टाफ को भी तनख्वाहें देनी होती हैं, तो उनकी भी ज़रूरियात का ख्याल रखिए।
अपने एम्प्लॉइज़ की ज़रूरियात का ख्याल रखिए, उनकी सेफ्टी का, उनकी प्रोटेक्शन का, उनके हेल्थ केयर का, जितना भी आप ख्याल कर सकते हैं अपने ड्यू रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए उनमें कीजिए। इसके अंदर आपको प्राइसिंग उसकी आपके लिए ठीक आपकी होनी चाहिए। अगर ठीक नहीं है तो यकीनन आपको रिसोर्सेज हम आपको आगे देंगे जिससे आप अपनी प्राइसिंग कैसे बेहतर करें, जिसमें ये सब चीज़ें आप बहुत अच्छे तरीके से लोगों को दे सकें, उसमें आपकी मदद होगी। गवर्नमेंट को उसका ड्यू शेयर ज़रूर दें, उसका जो सेल्स टैक्स बनता है, जो इनकम टैक्स बनता है, जो और अदर टैक्सेस हैं वो ज़रूर दीजिए। कहीं पर ज़्यादती यकीनन है, लेकिन जब आप एथिकली स्ट्रांग होंगे तभी आप गवर्नमेंट से उससे सही फ़ाइट कर सकेंगे अपने राइट के लिए। अब आते हैं कि कौन से रिसोर्सेज हैं जिनसे आप अपनी इंडस्ट्री को खड़ा कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो ये कि आप आईटी को, जो टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको आप अपनी जो भी गिवन सिचुएशन है, जो भी आपका बिज़नेस है उसके अंदर जितना ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं उसको इस्तेमाल कीजिए। जितना ज़्यादा पेपरलेस कर सकते हैं उतना ज़्यादा पेपरलेस कीजिए। हम तकरीबन 90% तक ऑर्गेनाइजेशंस को पेपरलेस करने में कामयाब हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्लाउड बेस्ड जो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है या एंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट है उस पर काम कीजिए। उसमें कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को इसमें ऐड करने की कोशिश कीजिए। ये आप अपने इंटरनल सर्वर पे भी कर सकते हैं अगर आप समझते हैं कि आपका डेटा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, आपका किसी और के पास नहीं होना चाहिए, या कोई रिलायबल होस्टिंग सर्विस है जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं अपने डेटा के लिए, तो आप ये होस्टिंग भी आप यूज़ कर सकते हैं। होस्टेड सर्वर पर भी आप ये ERP या ERM जो है वो इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपकी रिसोर्स है वो एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट है या कोई CMA फर्म है जिसको आप ज़रूर हायर कीजिए। चाहे फुल टाइम हायर करें, चाहे पार्ट टाइम हायर करें, चाहे रिटेनरशिप पे हायर करें, ये आपकी वो रिसोर्स है जो आपको आपकी प्राइस डिटरमिन करने में आपकी मदद करेगी, आपके ओवरहेड्स की एनालिसिस करने में, ओवरहेड्स की एलोकेशन के अंदर आपको बताने में कि आपको किस वक्त क्या डिसीजन लेना है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपकी हेल्प करती है, तो आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग पर फोकस कीजिए, ख़ुद भी पढ़ें और अपने स्टाफ को भी इस पर ट्रेन करें और ट्रेंड रिसोर्स को हायर करें। CMA फर्म को आप हायर करें स्पेशलाइज्ड असाइनमेंट्स के लिए। जो क्वालिफाइड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स हैं, ACMAs हैं, फेलो मेंबर्स हैं या फेलो सीनियर होता है, एसोसिएट थोड़ा जूनियर होते हैं, इनको आप हायर करें। जो हाई लेवल की रिपोर्टिंग है, हाई लेवल की एनालिसिस है, हाई लेवल की डिसीजन मेकिंग है, इसके लिए आप इनको हायर कीजिए। जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं, इनको आप अपनी डे टू डे की जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की नीड्स हैं इसके लिए आप हायर कीजिए। आप देखिएगा आप कि आपकी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर उसका आउटलुक, आपका सोचने का अंदाज़ बहुत हद तक तब्दील हो जाएगा और आपको काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तीसरा सबसे ऊपर सबसे बेहतरीन जो आपको रिसोर्स है वो आपका खालिक़ कायनात के ऊपर यकीन है कि आप ईमानदारी से काम कीजिए, अपनी जो अखलाक़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो सारी पूरी कीजिए। अल्लाह ताला आपको आपकी मेहनत का अजर ज़रूर देगा, आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। जो आपके साथ जितने भी लोग हैं, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब का रिस्क आपके साथ लगा हुआ है, तो अल्लाह ताला राज़िक़ है, आपका भी उन सब का भी। तो इंशाल्लाह सबको रिस्क मिलेगा, आपके ज़रिए से मिलेगा, ये बहुत बड़ी सादत होगी। तो अल्लाह पे, खालिक़ कायनात पे यकीन रखिए और उस यकीन के साथ आगे बढ़िए। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी मालूमात मिली होंगी। अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं, बिज़नेस एसोसिएशंस हैं, उनके साथ शेयर कीजिए। हमारे ग्रुप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह की जो और वीडियोस हम आपको बना रहे हैं, जो केस स्टडीज़ इंशाल्लाह आपके साथ मज़ीद शेयर करेंगे, वो भी आपको मिलती रहें। तो ये अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं, हमारी किसी खिदमत की, हमारी किसी सर्विस की आपको ज़रूरत हो, तो ये हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं। और आपकी तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया।
नेक तमन्नाओं के साथ, नेक दुआओं के साथ आपके लिए इंशाअल्लाह आपसे आइंदा वीडियो में जल्द ही मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।